एक फार्मूला पे काम करना पड़ेगा, BSc करना पड़ेगा। ये साइंस वाली BSc नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद नहीं गई हूं, आपको कहां से भेजूंगी। BSc करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? BSc का मतलब सबसे पहले बिग थिंकिंग, बड़ा सोच, बड़े सपने और बड़ा दिल, सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा। और ये जो मैं फार्मूला बता रही हूँ ना, ये सिर्फ RCM में नहीं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इस फार्मूले पे काम करना पड़ेगा, सोच बड़ा करना पड़ेगा। कुछ उदाहरण के साथ मैं बात करना चाहती हूँ। 90 के दशक में जो हमारी दुनिया थी, पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन होता था, पूरे मोहल्ले का काम चलता था। याद है कि नहीं को? होता था ना ऐसा? वहीं पे मैसेज आया, एक दूसरे को लोग मैसेज देते थे, काम चल जाता था। मोबाइल फोन आज भी बेसिक जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन के बिना आदमी मर जाएगा, जिंदगी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है ना? मानते हैं? लेकिन 90 के दशक में एक टेलीविजन पे प्रचार आती थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। याद आया किसी को? एक प्रचार आती थी ना, एक बंदा बैठ के सपना देख रहा था कि हिंदुस्तान के हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन देना है। जरूरत नहीं थी उसकी, लेकिन सपना उन्होंने बड़ा देखा था, प्रयास किया। आज के समय में ये हालत हो गई है कि घर में जितने लोग हैं, हर मेंबर के पास मोबाइल फोन होना जरूरी है। और सिर्फ मोबाइल से काम नहीं चल रहा है, सिर्फ स्मार्टफोन से काम नहीं चल रहा है। घर में आटा नहीं होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन मोबाइल में डाटा जरूर होना चाहिए। सपना एक ने देखा था, पूरा हम सब मिलके कर रहे हैं। आप जब बड़े सपने बनाते हो ना, ऊपर वाला आपको उस सपने को पूरा करने का रास्ता देता है। सोचना बड़ा पड़ेगा। मेरा जो भी अचीवमेंट आया उसमें उसका सबसे बड़ा कारण है, मैंने जब भी सपने देखे, बड़े सपने देखे, ऊपर वाले की कृपा से मुझे सबसे पहला प्रोग्राम जो देखने को मिला वो RCM की एनिवर्सरी थी। बड़े प्रोग्राम का हिस्सा बनी। उस प्रोग्राम में जाने के लिए पतिदेव से बहुत जिद करके गई थी, और मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। मेरी छोटी वाली बिटिया होने वाली थी, 8 महीने की प्रेगनेंसी थी। तो घर में सब मना कर रहे थे कि इस हालत में जाना सही नहीं है, लेकिन मुझे जाना था। जब हम लोग हॉल पे पहुंचे, हमें बुलाया गया था 11 बजे और हम लोग इंडियन टाइम से पहुंचे 12 बजे। तो हॉल की गेट हो चुकी थी बंद, क्योंकि हाउस फुल हो गया था। पता चला सेकेंड सेशन में प्रोग्राम होगा, अगर देखना है तो कम से कम 2 घंटे तक रहना पड़ेगा। तो पतिदेव बोले कि चलो, इतना देर तुम नहीं रह पाओगी। लेकिन मैं अपने शहर से कलकत्ता आई थी प्रोग्राम देखने के लिए, इतना दूर वापस कैसे चली जाती। तो मैंने जिद किया, नहीं, प्रोग्राम तो अब देख के ही जाएंगे। 2 घंटे तक लाइन में खड़ी रही, और जब गेट खुलने का समय आया ना, तब तक इतनी लंबी भीड़ हो चुकी थी कि अब धड़कन बढ़ रहा था कि पता नहीं भीड़ में भगदड़ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कैसे जाएंगे अंदर तक। लेकिन पहली बार में ही मैंने RCM का संस्कार देखा। वहां पे जो लोग थे, मैं किसी को नहीं जानती थी, लेकिन उन लोगों ने मेरी अवस्था को देखते हुए खुद ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल घेरे में मुझे ले लिया, और दोनों पति पत्नी को उस गोल घेरे के अंदर, हॉल के अंदर पहुंचा दिया। यह RCM का संस्कार था। उस दिन ही सेट हो गया कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने तो हमेशा भीड़ में भगदड़ देखा है, डिसिप्लिन तो कहीं देखा ही नहीं था। पहली बार डिसिप्लिन देखी। और जब हॉल के अंदर पहुंचे ना, तो उतनी बड़ी हॉल, नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम में हम लोग गए थे कोलकाता में, पूरी खचाखच हॉल भरी हुई थी और सबसे पिछला सीट मिला था बैठने को। तो बड़ा दिल में लगा, इतना धक्का खा करके आए और बैठने के लिए सबसे पीछे वाला सीट मिला है। तो मैंने सर को बोला कि सर, लगता नहीं है RCM अपने से हो पाएगा। जब भी मैं मेरे पतिदेव को अपने बड़े सपनों की बात करती थी, तो वो अक्सर मुझे रोकते थे, लेकिन माहौल का असर देखिए, पहली बार उन्होंने बोला कि आज इस हॉल में बैठ के तुम जो सपना देखेगी हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने तुरंत बोला सर को कि सर, जब RCM करना है तो इसके लिए करना है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर RCM के प्रोग्राम में जाऊं तो मेरे लिए मेरा सीट रिजर्व होना चाहिए, धक्का खा के पीछे ना बैठना पड़े। और आज के समय में हर जगह सीट रिजर्व होता है ना। आज प्रोग्राम में सबसे लेट कौन आया?
हम ही आए थे ना सबसे लेट, लेकिन मेरे लिए कुर्सी खाली था। जब भी करना है कुछ भी जीवन में तो बड़े सपने बनाने चाहिए। आरसीएम में मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज रहा मेरे बड़े सपने। मैंने बचपन में फिल्मों में देखा था स्विट्जरलैंड का सीन, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि मुझे घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है। जब मेरी शादी हुई तो अवस्था बता चुकी हूँ कैसे घर में हुई थी, लेकिन मैंने एक दिन मेरे पतिदेव को बताया कि मुझे घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है। तो मेरे पतिदेव ने कहा कि मैडम इतने बड़े बड़े सपने मत देखो, मेरी जो औकात है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुमको नेपाल लेके जा सकते हैं, क्योंकि सर बिहार मधुबनी से है, नेपाल बॉर्डर पे है, पैदल भी चलेंगे तो दिन भर में नेपाल पहुंच जाएंगे, ना वीजा लगता है ना पासपोर्ट लगता है। सर बोले कि ज्यादा से ज्यादा नेपाल लेके जा सकता हूं, लेकिन इस सिस्टम का देन पहली बार जब मुझे घर से कहीं बाहर जाने का मौका मिला, पहली बार जब मैं हवाई जहाज पे बैठी तो सबसे पहले मैं स्विट्जरलैंड ही घूमने के लिए गई। सोच बड़ा करना पड़ेगा, कर सकते हैं। एक और उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। महात्मा गांधी जी का नाम सुना है आप लोगों ने? महात्मा गांधी जी, जिस समय हमारे देश की स्थिति ऐसी थी कि लोगों को खाने को नहीं मिलता था, उस वक्त विदेश में जाकर के वकालत पढ़े थे। इसका मतलब गरीब घर से तो नहीं थे, बाप के पास इतना औकात तो था कि विदेश भेज दिया बेटा को। जो उनकी एजुकेशन थी, अगर वो चाहते नौकरी करते तो जीवन भर उनको गाड़ी बंगला नौकर चाकर मिल जाता। मानते हैं इस बात को? लेकिन उनके साथ एक हादसा हुई कि एक बार उनको ट्रेन से निकाल करके इसलिए फेंक दिया गया कि भले आपने टिकट कटाया हो, आप इंडियन हो तो आप फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते हो। तो क्या ये काम अकेले महात्मा गांधी जी के साथ हुआ होगा? और भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। लेकिन उस दिन उन्होंने एक बड़ा सपना देखा, एक बड़ी कमिटमेंट की, एक बड़ा ड्रीम बनाया कि तुम मुझे ट्रेन से निकाल के फेंक रहे हो, मैं तुम्हें पूरा वर्ल्ड से निकाल के फेंकूंगा। क्योंकि ब्रिटिश राज में एक बात कहा जाता था ना कि ब्रिटिश राज में सूरज अस्त नहीं होता है, क्योंकि जब इंडिया में अस्त होता था तो अमेरिका में सूरज उदय होता था। पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ साम्राज्य जब ठान लिया, मैं बिल्कुल ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ गांधी जी के करने से आजादी मिल गई, लेकिन उन्होंने सपना देखा, उन्होंने ठाना, लोग मिलते गए, साथ आते गए, सपना एक दिन पूरा हो गया। तो आपको भी बस सपना देखना है, बड़ा सपना देखना है, वो सपना देखना है जिसको देखने में भी डर लगे कि हमारे बस की तो औकात ही नहीं है मेरी इस सपने को पूरा करने की। वैसा सपना अगर आप देखने की हिम्मत कर लेंगे तो पूरा करने की गारंटी इस सिस्टम की है। देख सकते हैं? तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, बड़े सोच के ऊपर काम करना पड़ेगा, बिग थिंकिंग, बड़े ड्रीम, और दिल बड़ा करना पड़ेगा। खुद से पहले दूसरों के लिए सोचना पड़ेगा, लोगों के स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए सोचना होगा, लोगों के टीम बिल्डिंग के लिए सोचना होगा, मेरे लाइफ लाइन के घर में इनकम कैसे जाए उस पर काम करना होगा। मेहंदी की एक खासियत होती है, उसको जितना बांटते हैं ना, दूसरे को लगाते हैं तो अपना हाथ खुद ही रंगीन हो जाता है ना। आरसीएम की वही खासियत है, दूसरों के घर में खुशियां लाएंगे, आपके घर में भर भर के आएगी, मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। तो बड़े सोच के साथ काम करना पड़ेगा। दूसरा जो है एस फॉर स्मॉल एक्शन, छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो लिमिट है, वो उससे ऊंचा नहीं हो सकती है। लेकिन चढ़ने वाले ने जब ठान लिया कि एवरेस्ट पे चढ़ना है तो एक एक कदम बढ़ के ही चढ़ गए ना एवरेस्ट तक। छोटे छोटे कदम उठाना होगा। एक बार चाहेगा कि छलांग लगा के पहले ही दिन में चढ़ जाए तो बस राम नाम सत्य हो जाएगा वहीं पे। पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। छोटे छोटे कदम में हमारे कुछ काम आते हैं। सबसे पहला काम, जब भी इस तरह की कोई सेमिनार का माहौल बने, जबरदस्त तैयारी करना चाहिए। लीडर कौन आ रहा है ये नहीं देखना है, लीडर तो वही आएगा यहाँ पे जो कामयाब हुआ है, जो कामयाब नहीं हुआ है वो तो नहीं आएगा, और जो आएगा कुछ ना कुछ नया देके जाएगा। जब भी इस तरह की कोई सेमिनार का आपको पता चले, ढूंढना शुरू करिए। उस आसपास में कोई भी आपके जान पहचान है तो उसको लेके जरूर जाना है। एक सेमिनार में आपके कम से कम 5 आदमी तो होने चाहिए, क्योंकि मुर्दा भी शमशान जाता है ना तो 4 के कंधे पे जाता है और 1 को आगे लेके जाता है कम से कम।
तो कम से कम 5 कर सकते हैं कमिटमेंट। जब भी किसी सेमिनार के बारे में पता चले कम से कम 5 आदमी को लेके जाना मेरी जिम्मेदारी। किसने लिया है, किसका लिया है, ऑर्गेनाइजर कौन है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप जहां खड़े हैं वहां से आरसीएम आपकी है। कर सकते हैं। दूसरा, स्मॉल एक्शन की बात करें, आज के समय बहुत आसान हो गया। अभी जो मैम इतनी कम समय में जो रिजल्ट आया है, इसका सबसे मेन कारण है डिजिटल अपलाइन, है ना मैम। डिजिटल अपलाइन आज के समय बहुत आसानी से मिल रहे हैं। देखिए, मैं सतना में पहली बार आई हूं, फिर कब आऊंगी इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन डिजिटल अपलाइन हर दिन आपके घर में आ रहा है। वो चाहे गुरुकुल हो, चाहे 9 PM हो, चाहे 1 PM हो, जिसके हिसाब से आपकी टाइम टेबल सुटेबल होती है, आप उस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बने। और खास करके मैं महिलाओं को, गृहिणियों को खास करके बोलना चाहती हूँ, 1 PM स्पेशली महिलाओं के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। दोपहर में सब काम करके फ्री हो जाते हैं आप लोग, तो सोना नहीं है। सोने के लिए ऊपर वाले ने रात दिया है, दिन में नहीं सोना है। उस समय को अगर आप सिर्फ आरसीएम को सीखने में यूज करते हैं तो उसके माध्यम से आप बहुत तेजी से अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। हो सकता है क्या? कितने लोग वादा करते हैं कि 1 PM का हिस्सा बनेंगे? कितनी महिलाएं? पुरुषों को मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि उनको ड्यूटी जाना होता है दिन में। एक बार हाथ खड़ा करिए, मुझे भी देखना है। पक्का? मैं कल से ढूंढने वाली हूँ, याद रहेगा मुझे चेहरे। ये 1 PM की शुरुआत इसीलिए की गई थी ताकि महिलाओं के अंदर का डर भगा करके उसको सामने लाए। और आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो 1 PM के वजह से हूँ। 1 PM शुरू होने से पहले अगर मुझसे कोई ऐसे डेट मांगता था ना तो हम 50 नखरे करते थे। इतना दूर जाना होगा, अकेले जाएंगे, पता नहीं शहर कैसे होंगे, लोग कैसे होंगे, बहुत सारी उलझन भी होती थी मन में। एक लेडीज होकर के, महिला होकर के जाएंगे तो अगर कोई पहले समय मांगता था तो मना कर देते थे। दूसरी एक और फीलिंग थी, अपने लिए काम करेंगे, दूसरों के लिए काम करने से मेरा क्या फायदा। तो ऊपर से हम थोड़े ऐसे बन के आए थे, तो आरसीएम के संगत में धीरे धीरे बने हैं। तो उस वक्त ये स्वार्थ की फीलिंग भी थी। लेकिन जब 1 PM की शुरुआत हुई, और मैं बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को, और आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ, धरती पे जो 2 शख्सियत हमारे बीच में है ना, आदरणीय टीसी सर और आदरणीय बीसी सर, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगी दोनों के लिए। अगर आदरणीय टीसी सर के बारे में बात करूं तो जहां पूरी दुनिया खुद को आगे बढ़ाने के बारे में सोचती है, हमारे एरिया में एक कोई विधायक बनता है ना, विधायक की बात तो मुखिया सरपंच बनता है तो वो भी पहले सोचता है कि अपना आदमी को पहले फायदा दिला दो, बाद में दूसरे को देखेंगे। लेकिन आज के समय में ऐसे शख्सियत हमारे बीच में है। सर की जो कंपनी है, अगर सर ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह प्रचार करवाते, सामान तो बिक जाता, हमारी क्या जरूरत थी। लेकिन उन्होंने खुद के लिए नहीं, हम जैसे आम आदमी के लिए सोचा, हमारे जीवन को बदलने के लिए सोचा, हमें आगे बढ़ाने के लिए सोचा। और हमारे जैसे लाखों लोग जिनको ना तो बोलने आता था, न चलने आता था, न उनके जीवन में घर में भी जिसका कोई वैल्यू नहीं था, आज के समय आरसीएम के माध्यम से अपने जीवन को बदल रहे हैं। ये सोच था एक बंदे का। मैं तो बोलती हूँ कि आज के समय हमारे यहाँ जो आर्थिक आजादी का मिशन चल रहा है उसके महात्मा गांधी है वो। कभी कभी उनकी बातें मेरे समझ में भी नहीं आती है, और वाकई नहीं आती है, क्योंकि वो जो बातें करते हैं ना, वो इंसानों की बातें नहीं होती है, वो सीधा परमात्मा की बात होती है। और ऊपर वाले की बात समझना हम इंसान के बस में थोड़े, समय लगता है। लेकिन मैंने, मेरे 17 साल का जो अनुभव रहा है, सर जब भी मुझसे जो बोलते हैं ना, ऐसे बहुत लकी हूँ, सर से डायरेक्ट भी बात होती रहती है, तो जब भी वो मुझे बोलते हैं तो मैं पहले विरोध करती हूँ। सर कैसे होगा, सर आप जहाँ से देखना शुरू करते हैं ना, हमारी तो देखने की क्षमता वहाँ खत्म हो जाती है, कैसे कर पाएंगे। लेकिन जब जब उनके बातों पे अमल किया, असंभव को भी संभव बनाया है। हो सकता है, ऐसी उनकी सोच रहती है। और दूसरा मैंने नाम लिया, हम सबके दादू, हम सबके प्यारे मिस्टर बीसी छाबरा सर। कमाल के
शख्सियत है। मैंने उनके बारे में सुना था कि जिनसे उनकी निगाहें मिल जाती है, जिनके सर पे उनका हाथ हो जाए, उसकी किस्मत बदल जाती है। तो जब मैंने ऐसा सुना था ना, तो मुझे लगा ये सब मार्केटिंग का फंडा है। ईमानदारी से बताती हूँ, मैं पहली बार मुझे भी ऐसा लगा था कि ये सब प्रमोशन करने का तरीका है, कोई इंसान भगवान थोड़े ना है कि ऐसा कर देगा। आरसीएम में 10 साल तक मैं उनके मतलब जानती थी, करीब नहीं थी, लेकिन जब से सर के करीब आई, वाकई महसूस हुआ कि कैसे पारस मणि को छूने से लोहा सोना बन जाता है। वाकई अपने जीवन में महसूस किया इस बात को। इतनी जो बदलाव आई है, इतना जो परिवर्तन आया है मेरे अंदर में, उसका सबसे बड़ा अगर कोई सोर्स है ना, तो हम सबके दादू आदरणीय बीसी छाबड़ा सर हैं। और उन्होंने ही मुझे जगाया कि हिंदुस्तान की महिलाओं को जगाने के लिए तुम्हें सामने आना चाहिए। तुम सिर्फ अपने लिए काम मत करो, पूरे देश के लिए करो। और इसीलिए सर ने 1 PM का प्लेटफॉर्म शुरू किया। 1 PM के प्लेटफॉर्म का एकमात्र मकसद है, पूरे हिंदुस्तान से कम 10,000 महिला लीडर हमें तैयार करना है। जब मैं शुरू में प्रोग्रामों में आती थी ना, तो स्टेज पे महिलाएं आती ही नहीं थी। कोई आती भी थी तो जैसे मैम अभी बोली ना, जय आरसीएम अच्छा लगता है, इतना भी बोलते तो बहुत था। आज के समय रॉयल्टी टेक्निकल बन के महिलाएं आ रही हैं। तो एक बार तो जबरदस्त क्लैपिंग इन महिलाओं के लिए होना चाहिए जो हमारे सामने के फ्रंट पे बैठी हुई हैं। और एक बार मैं चाहूंगी कि जितनी भी रॉयल्टी और टेक्निकल महिला हैं, एक बार जरूर स्टेज पे आप लोग हैं। जोश के साथ बोली हैं, तो हमको लगता है कि मेरा आना थोड़ा तो सफल हुआ। लेकिन पूरा तब होगा जब आप 1 PM का हिस्सा बनेंगे, और आप सब भी। और अगली बार जब हम यहाँ आए ना, तो यहाँ पे ये 2 महिलाएं 3 महिलाएं नहीं चाहिए मुझे रॉयल्टी टेक्निकल में, इतनी महिलाएं होनी चाहिए कि इन लोगों को नीचे खड़ा करना पड़े, पुरुषों को जगह ही नहीं मिले। कर सकते हैं, वादा करते हैं मेरे से? एक बार जबरदस्त क्लैपिंग के साथ विदा करेंगे। आपके स्मॉल एक्शन में डिजिटल अपलाइन सेमिनार, उसके बाद DTW, LDP, ये सब स्मॉल एक्शन का हिस्सा है। तीसरा जो हमारा पार्ट है, कंसिस्टेंसी। लगातार। मैंने पहले ही बोला, कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, कामयाब हो जाते हैं, और कुछ लोग कामयाब नहीं होते हैं। मैंने देखा है, मेरे इतने सालों का अनुभव, जो लोग इस सिस्टम को फुल टाइम करते हैं वो कामयाब होते हैं, जो पार्ट टाइम करते हैं वो भी कामयाब होते हैं, लेकिन जो सम टाइम करते हैं ना, वो कभी कामयाब नहीं होते हैं। आज किया, कुछ दिन फिर इंतजार किया, एक ब्रेक ले लिया, फिर सामने वाले से किसी ने आया, हिलाया, जगाया, बड़ी बड़ी बातें की, 4 दिन खूब जोश में रहे, लोगों के बीच में गए, 2 आदमी ने निगेटिव बात की, वापस आके बैठ गए। अगर इस रफ्तार में काम करेंगे तो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन लगातार अगर काम करते रहेंगे तो निश्चित है कि सफल होंगे।